हेलो दोस्तों, मैं विपिन मिश्रा आपका श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक कभी ऐसे की क्लास की थी। उस पिछली क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि आखिर ऐसे क्या होता है, ऐसे के लिए क्या जो है बारीकियां हैं जिनको ध्यान रखना पड़ता है, या एक अच्छा ऐसे कैसे लिखेंगे। इन विषयों पर हमने चर्चा की। अब इसके साथ में ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से एक अच्छा एक ऐसे लिखेंगे, उसके लिए जो है कुछ प्रारूप है, वो कैसे बनेंगे या उनके लिए क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को और जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। वो थोड़ा जो है आपके लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि इसको लेकर के कई स्टूडेंट्स मेरे पास आए। उन्होंने अपनी समस्या ज़ाहिर की और पूछा भी कि सर जो है इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है? तो मुझे लग रहा है कि ये चूँकि कॉमन प्लेटफ़ॉर्म है, तो इसमें मैं बताऊँगा तो सभी स्टूडेंट्स उससे अपने में सुधार कर लेंगे। समस्या मूलतः ये रहती है कि सर इस मेन जो है जो निबंध रहेंगे, इनमें मैं कौन-सा निबंध लिखूँ? चूँकि आप देखते होंगे जो निबंध का प्रश्न पत्र रहता है, निबंध का प्रश्न पत्र रहता है, ये आपका 3 खंडों में डिवाइड होता है। सेक्शन ए यानी खंड ए, सेक्शन बी, और सेक्शन 3 यानी खंड सी। 3 खंडों में ये डिवाइड रहता है। इसमें प्रत्येक खंड में 3 निबंध रहते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए, जो आपका प्रश्न पत्र आता है, चाहे वो पीसीएस का हो या फिर आरओ का है, हर एक में 3 खंड रहेंगे और हर एक खंड में 3-3 निबंध रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 9 निबंध होंगे, यानी 3, 3 और 3। इन 9 में से आपको कितने करने हैं? 3 ही करने हैं। 9 में से 3 करने हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ होती है कि आखिर हम इनको कैसे करें? इनको करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखनी है, वो ये कि पहले तो आप यहाँ पर अपनी रुचि को समझें कि आखिर हमारी जो रुचि है वो किस विषय में है। क्योंकि जो पहला सेक्शन रहता है, उसमें जो पहला निबंध रहता है वो साहित्य, संस्कृति और दर्शन। साहित्य, संस्कृति और दर्शन से जुड़ा रहता है। अगर आपकी इसमें रुचि है साहित्य में, अगर आपका ऑप्शनल साहित्य रहा है या आपने कोई साहित्य पढ़ा है अच्छी तरीके से, तो आप साहित्य से जुड़ा बेशक निबंध जो है चयन करिए और उस चयनित निबंध को लिखिए। आप दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तुलना में कहीं बेहतर करेंगे, कहीं बेहतर लिखेंगे, चूँकि इसका एक प्रभाव पड़ता है। जब आपने किसी भी विषय का एक गहन अध्ययन किया है, एक डीप आपकी स्टडी है, तो वहाँ पर आप जो है उसमें बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं। अब इसके बाद में दूसरा जो विषय है वो आपको समाज से रहता है। भारतीय समाज की समस्याएं और मुद्दे। भारतीय समाज की समस्याएं, मुद्दे या इनसे जुड़े और जो विषय रहते हैं वो यहाँ पर सेक्शन 2 में रहते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत बेहतर क्लियर हैं इंडियन सोसाइटी को लेकर के, आपके पास प्रॉपर कंटेंट है, आपने की अच्छी समझ है भारतीय समाज को लेकर के, अब इसके अंतर्गत जैसे महिलाओं को लेकर के आ जाता है, दलित और वंचित वर्ग से संबंधित निबंध आ जाते हैं। इसी तरीके से और भी जो हैं दिव्यांगजन हैं या फिर जो है और जो वेनरेबल सेक्शन है, सुभेद्य वर्ग हैं, तो उन वनरेबल सेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर ऐसे आ जाते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि अगर आपकी इसमें रुचि है इस विषय में, तभी आप इस निबंध को यहाँ से चुनेंगे। तीसरा एक विषय रहता है
वो यहाँ पर विशेष रूप से पॉलिटी से रिलेटेड रहता है या राज व्यवस्था को लेकर के। पॉलिटी और राज व्यवस्था को लेकर के एक विषय रहता है, तो वहाँ पर अगर आपका ऑप्शनल मान लो PSIR रहा है, आपके जो है राज व्यवस्था के बारे में एक विशेष रुचि है, आपको जो है राज व्यवस्था को लेकर के एक अच्छा लगता है पढ़ने में कि भाई मैं चीज़ों को जो है बहुत बढ़िया से समझता हूँ, पढ़ता हूँ, अच्छी समझ है, तो बेशक आप यहाँ से इस तीसरे वाले खंड से निबंध चुनिए। तो ये तो 3 खंड हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 खंड होते हैं, जिसमें एक आपका जो है खंड रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ST से रिलेटेड जो है आपका रहता है। तो वहाँ से अगर आप मान लीजिए साइंस ग्राउंड के हैं तो आप यहाँ से साइंस ग्राउंड का जो है निबंध चुन सकते हैं। इसके बाद एक जो निबंध रहता है वो आपका जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहता है, इकोनॉमी से रिलेटेड रहता है। तो इकोनॉमी वाले आप निबंध को यहाँ पर चुन सकते हैं, इकोनॉमी वाले निबंध को चुनिए। अगर आपके इकोनॉमिक ऑप्शनल है आपका रहा हो या फिर इकोनॉमी को लेकर के बेहतर समझ। इसी तरीके से तीसरा एक सेक्शन रहता है एग्रीकल्चर को लेकर के। एग्रीकल्चर को लेकर के अगर आपको जो है मान लीजिए ग्रामीण परिवेश से हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, आपका जो है एग्रीकल्चर पर अच्छा नॉलेज है, अच्छी समझ है, तो आप यहाँ से एग्रीकल्चर को भी चुन ले सकते हैं। फिर इसी क्रम में एक जो थर्ड सेक्शन रहता है इसमें IR का रहता है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का रहता है, और तीसरा जो है प्लानिंग को लेकर के रहता है, प्लानिंग को लेकर के रहता है कि जिसमें कोई एक प्लानिंग होगी जिसको आपको यहाँ पर जो है लिखना है कि उस प्लानिंग को कोई भी एक योजना दे देगा, उस योजना को आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से भी एक आप जो है निबंध चुन सकते हैं, ये आपकी रुचि पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक चीज़ विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि ये जो निबंध हैं इनको चुनने में आप कोशिश करेंगे कि जो आपकी रणनीति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। कि अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप लोग वही बात जो लकीर के फ़कीर बनने की कोशिश मत करिए कि सर ने बता दिया तो वहाँ से हमने एक चुन लिया। अब मान लीजिए हमने जो है यहाँ पर जो है इंडियन सोसाइटी को लेकर के चुन लिया और इधर से मान लो साइंस टेक को लेकर चुन लिया और इधर से हमने यहाँ पर IR को लेकर के चुन लिया। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर इसका निबंध मुझे मिल गया, बढ़िया से पढ़ा था वही आ गया, इसका भी निबंध मिल गया, लेकिन IR वाले सेक्शन में जो निबंध पूछा गया वो मेरे मुताबिक नहीं था, या बहुत डीप में पूछ लिया गया, या ऐसा पूछ लिया गया जिस पर हमारी समझ सामान्य स्तर पर उतनी अच्छी नहीं है। तो आप यहाँ पर ये गड़बड़ी न करें। आप इस निबंध में अगर ऐसा इधर उधर पूछा जाता है, बहुत जो है वो थोड़ा विषयगत चेंज होता है उसमें, तब वहाँ पर आप फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो इस वजह से आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए, इसको लेकर के रणनीति क्या होनी चाहिए कि आप हर सेक्शन से 2-2 यहाँ पर टॉपिक को लें। यहाँ से आप 2 टॉपिक को लें, यहाँ से भी 2 सब्जेक्ट या टॉपिक को ले लें, यहाँ से भी आप 2 सब्जेक्ट या टॉपिक को ले लें। तो इस तरीके से यानी आपने 3 टॉपिक तो सीधे एलिमिनेट कर दिए जो आपको पढ़ने नहीं है। शेष जो 2 टॉपिक बचे, उन 2 टॉपिक्स पर आपने क्या किया, यहाँ पर शेष जो 6 टॉपिक बचे, इन टॉपिक्स को आपने तैयार किया और 6 में आपको 3 पढ़ने हैं, और 3 में जो है अच्छी तरीके से आपको उस पर कमांड बना लीजिए जिन पर लिखना है। तो इनको जो तैयार करेंगे तो उस दरमियान आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ये जो तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप एक जो है टॉपिक रहे वो आपका मेन टॉपिक रहे, और दूसरा एक तरीके से एक जो है सेकंड ऑप्शन के रूप में रहे, सेकंड ऑप्शन के रूप में रहे। यानी मेन हमको जो मेन हमारा टॉपिक है उस पर फोकस करना है, साथ में एक और तैयार करके जाना है जिससे अगर बाय द वे उलझता है, कोई निबंध नहीं आ रहा है, तो हम इस पर तैयार कर लेंगे। तो यह आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। मुझे याद आ गया क्योंकि कई बच्चों ने जो है मुझसे ऐसे प्रश्न किए कि सर जो है मैं कौन सा ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं। तो ये डिपेंड करता है आपकी अभिरुचि पर, आपके इंटरेस्ट पर। अगर आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है, आप कोशिश करेंगे उसी टॉपिक को अपने लिए चुनें। मान लीजिए अगर आपका
हिंदी लिटरेचर है, हिंदी में इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में पोल साइंस है, पोल है आपका ज्योग्राफी है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट वाला सेक्शन चुन लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप कंफर्ट रह रहे हो उन्हीं को चुन करके आप उसी पर ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर होगा और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। क्लियर? तो ये एक आयाम था आपके लिए जो ज़रूरी था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, खासकर निबंध को लेकर के कि निबंध कैसे हम शुरू करें। उसका एक ड्राफ्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो निबंध में जैसा कि मैंने बताया था, निबंध के मूल रूप से जो निबंध का प्रारूप रहता है, प्रारूप में आपके 3 आयाम रहते हैं। पहला उसकी भूमिका रहती है, फिर उसका आपको मुख्य भाग और फिर उपसंहार। ये 3 आयाम रहते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे भूमिका की। आखिर जब हम निबंध लिखेंगे तो हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए। भूमिका को लिखने से पहले मैं यहाँ इसलिए चीज़ों को पहले यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि आप चीज़ों को क्लियर कर लें तो आपको जो है बेहतर होगा, बेहतर चीज़ों को समझ सकेंगे। कि जब हम भूमिका लिखेंगे तो भूमिका से पहले हम टाइप ऑफ ऐसे समझ लेते हैं, यानी निबंध के प्रकार। चूँकि शुरुआत जो करते हैं तो जो विभिन्न प्रकार के निबंध हैं उनसे शुरू करेंगे और उसका भूमिका के संदर्भ में विशेष रूप से आपका जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भूमिका लिखने से पहले हम टाइप ऑफ ऐसे को लिखेंगे, समझेंगे और उसके बाद में हम इसको भूमिका से जोड़ेंगे कि कैसे आखिर भूमिका जो है हम टाइप ऑफ ऐसे के बेस पर लिखेंगे। तो जो या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भूमिका कितने प्रकार से लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर आप सामान्य रूप से निबंध के प्रकार समझ लीजिए, के रूप में ही समझ लीजिए, फिर मैं आपको भूमिका से जोड़ के बताता हूँ। निबंध के प्रकार, तो पहला जो प्रकार रहता है वो रहता है आपका वर्णनात्मक। कैसा होता है? वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक का मतलब हुआ कि डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्टिव होता है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आपको वहाँ पर वर्णन के माध्यम से आपको बताना है। वर्णन के माध्यम से चीज़ों को बताना है। जैसे मान लीजिए आपको अगर देखा जाए, कहा जाए तो मान लीजिए किसी स्थल के बारे में, आप स्थल के बारे में जो है वहाँ से वर्णन से उठा सकते हैं कि भाई कोई भी जो है मैं वहाँ पर गया और वहाँ जो है ऐसी चीज़ें थी, और तो कुल मिलाकर के आप वहाँ पर एक वर्णन के माध्यम से वहाँ भूमिका बांध सकते हैं और फिर निबंध को आगे वर्णनात्मक दृष्टि से ही पूरा निबंध आप लिख करके समझा सकते हैं, बता सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है विवरणात्मक। विवरणात्मक का मतलब होता है कोई भी जो टॉपिक होगा उसका विवरण, विवरण का मतलब हुआ उसके बारे में उसका ब्यौरा देना, उसके बारे में बताना। अब जैसे मान लीजिए हमने कहीं की कोई यात्रा की तो उसके बारे में हम यहाँ पर बता देंगे। जैसे मान लीजिए मैं अपने गांव गया, गांव के बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई मैं हिल स्टेशन गया तो हिल स्टेशन के बारे में बता रहा हूँ। हिल स्टेशन के बारे में बताने से मैंने अपने निबंध की शुरुआत कर दी। तो एक ये विवरणात्मक निबंध होता है जिसमें विवरण पर आप आगे बढ़ते हुए फोकस करते हुए आगे आप उसको जो है पूरा निबंध उसी रूप में कंप्लीट करेंगे। एक तीसरा टाइप होता है वो होता है विचार प्रधान निबंध। विचार प्रधान निबंध। विचार प्रधान जो निबंध होते हैं
ये व्यक्ति के चिंतन पक्ष को उजागर करते हैं, चिंतन पक्ष पर फोकस करते हैं। यानी ये ऐसे निबंध होंगे जहाँ पर आपको वैचारिक स्तर पर विशेष रूप से काम करना होगा, वैचारिक स्तर पर जो है आपको जो है उस पर चिंतन करना होगा, तब आप इन निबंधों को लिख सकेंगे। जो यूपीएससी के निबंध होते हैं, यूपीएससी के अधिकांशतः निबंध जो होते हैं वो विचार प्रधान ही निबंध होते हैं। उसमें कोई ऐसा कोटेशन दे देगा, कोई ऐसा जो है कोई लोकोक्ति उठा करके दे दी, जैसे शिक्षा दुधारी तलवार, शिक्षा दुधारी तलवार एक सामान्य सा कथन है। आपको वहां पर इसी एक कथन को आपको वहां पर 600 शब्दों में, 1000 शब्दों में, 750 शब्दों में, 500 शब्दों में, जैसा भी जिस एग्जाम से रिलेटेड है वहां पर आपको बताना होगा। तो जो अब इसको आप कैसे बता सकेंगे? जब आप उस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, आखिर शिक्षा दुधारी तलवार कैसे है, यहाँ जो है इस उक्ति का या इस वाक्य का क्या कहना चाहता है। क्योंकि यूपीएससी के निबंधों के साथ में होता क्या है कि बहुत से निबंध बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि साहब जो है इसमें उसका जो सेंट्रल थीम है या डिमांड ऑफ द एसे है। तो डिमांड ऑफ द एसे क्या है? जब तक आप ऐसे निबंधों में जो चिंतन प्रधान निबंध हैं, विचार प्रधान निबंध हैं, उनकी जब सेंट्रल थीम को नहीं पकड़ पाएंगे, उनके जब आप मूल भाव को नहीं समझ सकेंगे, तब तक आप उनको लिख नहीं पाएंगे। दार्शनिक निबंध ज्यादातर चिंतन प्रधान निबंध होते हैं। तो आपको जो विचार प्रधान निबंध भी होते हैं, ये आपने यहाँ देख लिया, ये भी फिर मैं भी आपको चीज़ों को कोरिलेट करके बताता हूँ। फिर इसी तरीके से एक और निबंध का प्रकार होता है, वो होते हैं भावात्मक निबंध। इसी को अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए, जो साहित्य के निबंध रहते हैं, उसको इसी को ललित निबंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ललित निबंध। ललित निबंध। तो ये भावात्मक निबंध है। भावात्मक जो निबंध होते हैं, ये ऐसे निबंध होते हैं जहां पर भावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से की जाती है। साहित्यिक निबंध ज्यादातर होते हैं वो भावात्मक निबंध होते हैं। यहाँ पर तीनों चीज़ों को हमने पढ़ लिया, सॉरी चारों चीज़ों को। अब चारों चीज़ों में हमारे लिए जो विशेष रूप से काम की बात है वो ये है कि ये जो दो टाइप के निबंध हैं, विचार प्रधान निबंध और भावात्मक निबंध, यह निबंध हमारे यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ के एग्जाम में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। यानी जो हमारे निबंध पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी साहित्य से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जो जुड़ा निबंध होगा, वो कैसा निबंध होगा? भाव प्रधान निबंध होगा। साथ ही में जो मान लीजिए साइंस टेक से जुड़ा हुआ निबंध होगा, वो कैसा निबंध होगा? विचार प्रधान निबंध होगा। आईआर से जुड़ा हुआ निबंध होगा, विचार प्रधान निबंध होगा। इकोनॉमिक्स से जुड़ा निबंध होगा, विचार प्रधान निबंध होगा। योजनाओं से जुड़ा हुआ निबंध होगा, विचार प्रधान निबंध होगा। तो इस वजह से हमारे जो ये दो प्रकार हैं निबंध के, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये दो टाइप के निबंध अक्सर आपसे ये जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं उनमें जो है विशेष रूप से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर इन चीज़ों को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आपसे यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर इनका जो प्रकार है, टाइप ऑफ एसेज हैं, इनका हमारे जो अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले, इंट्रो से क्या संबंध है, जिसको प्रस्तावना बोल रहे थे। तो जो हमने अभी निबंध के बारे में जब प्रारूप पढ़ा था, तो प्रारूप पढ़ा था, तो प्रारूप में हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट था या फर्स्ट पार्ट था वो था इंट्रो या प्रस्तावना। अब यहाँ पर हम देखेंगे
कि प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, जो कि एक सबसे टफ काम होता है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करना। एक बहुत बढ़िया पंक्ति है कि हम चलते गए और कारवां बनता गया। तो जब चलना स्टार्ट करते हैं, किसी भी काम की शुरुआत कर देते हैं, फिर तो कारवां बनने लगता है। आप जब किसी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके पास प्रॉब्लम आती है, उसका हम इंट्रो क्या दें, उसकी भूमिका क्या बताएं। जब आपने भूमिका लिख दी, तो उसके बाद क्या होता है, मुख्य भाग लिखने में आपको कोई समस्या नहीं। चीज़ें फिर माइंड आपका वैसे ही सोचना स्टार्ट कर देता है, प्रोसेसिंग माइंड की स्टार्ट हो जाती है, तो आप उसको सीधे से फिर उससे चीज़ों को कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस वजह से जो टफ होता है काम, वो किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है। यहाँ निबंध में भी वही सबसे टफ काम है कि हम आखिर निबंध की शुरुआत कैसे करें। तो प्रस्तावना भी मूल रूप से या निबंध की जो शुरुआत है वो 3-4 टाइप की होती है। पहली टाइप की होती है वही जो अभी हमने बताया था आपको, वर्णनात्मक शुरुआत होती है, जो अभी हमने टाइप आपको बताए थे, टाइप ऑफ एसेस। तो वर्णनात्मक निबंध में क्या होता है, हम किसी भी स्थल की या किसी भी चीज़ के बारे में वर्णन से स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में बताने से स्टार्ट करते हैं। वर्णन के क्रम में जैसे मान लीजिए हम को भूमिका लिखनी है, तो भूमिका में हम बताना स्टार्ट करेंगे कि मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में ही, कि मैं एक बार जो है नॉर्थ ईस्ट में मेघालय गया, नॉर्थ ईस्ट गया, वहाँ जा कर के मैंने देखा प्रकृति के बारे में। मान लीजिए आप पर्यावरण पर निबंध लिख रहे हैं, तो प्रकृति के बारे में, प्रकृति जो है वहाँ इतना साफ मौसम, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था, नदियों का जल एकदम साफ था। वहाँ जा कर के मैं बहुत रोमांचित हुआ। मुझे लगा कि काश ऐसी चीज़ें हम लोगों के जो मैदानी क्षेत्रों में या प्रायद्वीपीय भारत है, उन क्षेत्रों में भी ऐसा प्राकृतिक जो है ऐसे संसाधन इन रूपों में क्यों नहीं है। तो इस पर मैं अपनी पूरी यात्रा के दौरान विचार करता गया, और फिर आपने जो वर्णन दिया था, वर्णन से आपने शुरुआत कर दिया आपने अपनी भूमिका की। उसके बाद फिर जो टॉपिक है, मान लीजिए पर्यावरण पर अगर लिख रहे हैं, तो पर्यावरण से उसको आप जोड़ने देंगे आगे, कि आखिर जो है जैसा भी निबंध होगा उसके हिसाब से पर्यावरण से आपने जोड़ दिया चीज़ों को, कि साहब जो है आखिर पर्यावरण वहाँ क्यों इतना जो है अच्छा आया, मैं सोच रहा, और यहाँ पर क्यों क्यों इतना जो है वायु हो, चाहे जल हो, चाहे और संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनमें क्यों इतनी जो है गड़बड़ी है, क्यों इतनी कमियां हैं। तो फिर इसके बाद मेरे जहन में, मेरे मन में ये विचार आया कि आखिर ये पर्यावरण जो हमारे यहाँ है वो प्रदूषित क्यों है। फिर अब आप उसको फिर मुख्य भाग से जोड़ करके पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताने लगेंगे कि आखिर पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं, यहाँ पर जो है भारत में पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, पर्यावरण प्रदूषण के जो है प्रकार बताएंगे। फिर जो जो चीज़ें हैं फिर आपको आगे मैं आगे बताऊंगा मुख्य भाग में, तो आप उसको यहाँ पर आप बताएंगे कि आखिर पर्यावरण को जो है लेकर के हम कैसे जो है उसको जोड़ेंगे। अगर इसी को मान लीजिए आपको जो है टॉपिक वर्णनात्मक निबंध ही लिखना है, लेकिन आपका टॉपिक यहाँ पर जो है संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो चूँकि मैं आपको चीज़ों को डीप में इस वजह से बता रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से एक एक विषय को लेकर के जो है अच्छी अपनी समझ बना लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप संस्कृति के बारे में बात करेंगे, तब आप फिर वहाँ पर फिर वही बात अगर आप जोड़ना है, वही विवरण स्टार्ट कर दीजिए कि मैं नॉर्थ ईस्ट गया, वहाँ जा कर के मैंने वहाँ की संस्कृति देखी, मुझे एहसास हुआ कि अपना भारत तो वाकई में जो है सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से बहुत ही अमूल्य है। कहीं सांस्कृतिक विविधता इतनी दिखती है, जहाँ हमारे यहाँ सांस्कृतिक स्तर पर ये है, वहाँ की सांस्कृतिक विविधता विशेषताओं का आप वर्णन करिए अपने वर्णन में। फिर उसके बाद आप उसको संस्कृति से जोड़ करके आप पूरा जो है वहाँ पर विवरण बताएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो संस्कृति वाला आयाम है, संस्कृति को जो वर्णनात्मक रूप से जोड़ करके आप अपने निबंध की शुरुआत करेंगे, या आपका जो भूमिका है, आपका जो इंट्रो है, उसको शुरू करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम दूसरे टाइप से कैसे शुरू कर सकते हैं। हमारा दूसरा टाइप था, वो था
विवरणात्मक तो विवरणात्मक निबंध हम कैसे शुरू करेंगे? इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि विवरणात्मक का मतलब होता है किसी चीज का विवरण देना। अब यहाँ पर आप क्या इसकी शुरुआत कैसे करेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए आप संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई निबंध लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ग्राम्य संस्कृति के से उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब इसमें भी आप जो है कोई स्टोरी बना सकते हैं, उसका विवरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने गांव के बारे में बताइए कि मैं बहुत दिनों बाद जो है अपने गांव गया, गांव में जा कर के मैं दादी से मिला। मेरी दादी जो है बहुत ही आध्यात्मिक प्रकृति की महिला हैं। मैं शहर में रहता हूँ, मेट्रोपॉलिटन शहर में रहता हूँ। गांव में जा कर के मैंने देखा कि वहाँ का तो माहौल जो है वो एकदम शहर से विपरीत है, शहर से हट करके है। शहर में हम लोग 8 बजे 9 बजे सो के उठते हैं और मेरी दादी सुबह उठ जाती हैं और सबको जगाती हैं। सुबह 5 बजे सभी लोग घर के मेंबर उठ जाते हैं। उसके बाद सब लोग अपनी नियमित क्रियाएं करते हैं और उसके बाद प्रति व्यक्ति वहाँ पर पूजा करता है। अपनी जो जैसी जो उपासना पद्धतियाँ हैं, हर आदमी ऐसी उपासनाएं करता है या अपने जो है नियमित रूप से जिस उनकी जिसकी जो दिनचर्या है उसको पूर्ण करता है। इस तरीके से हम लोग वहाँ पर जो है सुबह 7 बजे 8 से 8 बजे के बीच नाश्ता कर लेते हैं और कुल मिलाकर के दादी के माध्यम से वहाँ पर हमने चीज़ों को सीखा, गांव के परिवेश में सीखा कि बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे बड़ों से जो है के सामने पेश आना चाहिए, कैसे जो है बड़ों से चीज़ों को सीखना चाहिए। कहानियों के माध्यम से फिर मैं सीखा। तो कुल मिला करके ये पूरा आप विवरण वहाँ पर दे करके फिर आप उसको कल्चर से जोड़ेंगे कि आखिर गांव और शहर में या ग्राम्य और जो शहरी संस्कृति है उसमें इतना वैविध्य कैसे आया, उसमें इतना अंतर कैसे आया, भिन्नता कैसे है। तो उसके फिर आप वहाँ पर संस्कृति को बताएंगे कि आखिर संस्कृति का एक कोई सीमित दायरा नहीं होता है। संस्कृति के बारे में बताएंगे, संस्कृति क्या है, संस्कृति के तत्व बताएंगे, फिर वो अंतर क्यों आया उसको उससे जोड़ेंगे। फिर वहाँ पर आप संस्कृति के बारे में और भी चीज़ों को बताते बताते आगे बढ़ेंगे और फिर वहाँ पर ग्राम्य संस्कृति और शहरी संस्कृति की तुलना भी करेंगे। उसके बाद कैसे चीज़ों को या और संस्कृति को बेहतर किया जाता है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर इस क्रम में बताएंगे। तो इस तरीके से जो आप अपने निबंध की शुरुआत करेंगे, आप अपने जो इंट्रो है, आपकी जो भूमिका है उसकी शुरुआत करेंगे, तो ये आपका एक बेहतर निबंध होगा और अच्छी तरीके से आप चीज़ों को हट करके दूसरों की तुलना में प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो मेन गेम है पीसीएस के एग्ज़ाम में, जो मेन गेम है वो मेन है प्रेजेंटेशन का ही। अगर आप वही एक बंधे बंधाए ढर्रे पर, क्योंकि टीचर है जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो अगर कोई प्रोफेसर है तो सीधी सी बात है वो भी 20 साल से पढ़ा रहा है, छात्रों की कॉपियां चेक करते ही आ रहा है। एकेडमिक में जो ऐसे ग्रेजुएशन और एमए के लड़के कॉपी लिख रहे हैं, वैसे ही आप भी कॉपी लिख करके देंगे तो उसको बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा, कहेगा अरे ठीक है चलो चीज़ें। लेकिन अगर आप इस तरीके की शुरुआत करेंगे, अपने प्रेजेंटेशन लेवल पर इस तरीके से कुछ नया करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, कुछ दूसरों की तुलना में अलग करेंगे, तो टीचर पर आपकी जो इमेज होगी वो तुरंत लगेगा नहीं, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है। क्योंकि शासन में रचनात्मकता का एक विशेष योगदान रहता है, विशेष मांग रहती है। आपके अंदर अगर रचनात्मकता है तो आप जो है हर फील्ड में बेहतर करेंगे और प्रशासन में ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं जिनके अंदर रचनात्मकता होती है। तो ये दूसरा टाइप हमने देख लिया कि कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं इंट्रो की। अब तीसरा टाइप इसमें जो अभी हमने चर्चा भी की थी वो थे विचार प्रधान निबंध। जो तीसरा टाइप था वो है विचार प्रधान निबंध।
तो विचार प्रधान निबंध क्या है? विचार प्रधान निबंध में हमने अभी आपको बताया था कि विचार प्रधान निबंधों में विचार पर, चिंतन पर विशेष रूप से आपको सोचना रहता है, उनको जो है प्रेजेंट करना रहता है। अब इसका हमारी भूमिका से क्या संबंध? इसका भूमिका से आपके संबंध ये है कि आप जो अपनी भूमिका की शुरुआत करेंगे, आप जो इंट्रो होगा आपका, वो आप इंट्रो ऐसे शुरू करें कि वो आपके कुछ ऐसे विचार हों जिनके माध्यम से आप इंट्रो की शुरुआत करें। जैसे मान लीजिए आपने किसी लेखक का उद्धरण डाल दिया। इनकी शुरुआत कैसे करेंगे? तो उसमें हमने जैसे मान लीजिए लेखक का उद्धरण डाल दिया, किसी लेखक, चिंतक का उद्धरण डाल दिया। तो उद्धरण के बाद जैसे मान लीजिए हमने गांधी को का कोई कोटेशन याद आ गया, हमने प्रकृति पर हमको स्टार्ट करना है, तो हमने वही एनसीईआरटी में जो गांधी जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि जो ये प्रकृति है हमारे जो है पेट को तो भर सकती है लेकिन पेटी को नहीं भर सकती, हमारे लालच को नहीं पूरा कर सकती है। तो ऐसे ही गांधी जी के किसी उद्धरण को, विवेकानंद के किसी उद्धरण को कि रोटी ही भूखे का भगवान है, हमारे भगवान हमारे रसोई घरों में है। तो ऐसे कोई भी उद्धरण दे करके आप अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं। आप उस वहाँ पर किसी उद्धरण के माध्यम से उस विषय को आगे जोड़ दीजिए। यहाँ पर एक सावधानी बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे, वो ये है कि जब आप किसी उद्धरण को या कोई ऐसा जो है तथ्य दे रहे हैं जो उस विषय से संदर्भित है, तो उसको आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। यानी आपने जो उद्धरण दिया है और आपका जो मूल विषय है निबंध का, उसको कैसे जोड़ना है, ये आर्ट आपको आनी चाहिए। अगर यह आर्ट आपको नहीं आ रही है तो आपके निबंध का फ्लो टूट जाएगा, निबंध बिखर जाएगा, निबंध बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। आपने शुरुआत तो उद्धरण से की, बाद में आप जो है दिशा भ्रमित हो गए, दिग्भ्रमित होने के बाद आपने जो है पता लगा कि उसको कोरिलेट न कर पा के आप जो है निबंध का जो टॉपिक था उसको समझाने लगे। आखिर वो इससे कैसे जुड़ा है, जिस बात की आपने शुरुआत की वो उससे कैसे जुड़ी है, तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम यहाँ पर अच्छी तरीके से उसको कोरिलेट करें, जोड़ें। मैं ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ बहुत ही एक्सपीरियंस की चीज़ें बता रहा हूँ, किसी भी मैं गारंटी दे रहा हूँ ये चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। और अगर आप इन पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छी तरीके से काम कर लेंगे, तो मैं इस बात की भी गारंटी दे रहा हूँ कि आपका निबंध किसी भी स्थिति में आप 90 to 100 के बीच रहेंगे ही। अगर आपको 100 मार्क्स लाने हैं और इस पर अच्छी तरीके से काम कर ले रहे हैं, तो आप जो है बहुत बेहतर तरीके से इस पर काम करके 100 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। ठीक है? तो पहले तो हमको यहाँ पर किसी चिंतक या लेखक का उदाहरण देना है। दूसरा, कोई यहाँ पर हमको तथ्य या रिपोर्ट देनी है। तथ्य या रिपोर्ट से हम अपनी बात शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2023। अगर आप महिला को लेकर के जो सेक्शन 1 है उसका सेकंड पार्ट जो भी है, आप सामाजिक मुद्दे हैं उनसे जुड़ा ऐसे, महिलाओं से जुड़ा ऐसे कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है आप शुरुआत उसकी इस रूप में भी कर सकते हैं कि हाल ही में आई वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक आया, लैंगिक असमानता सूचकांक 2023 में महिलाओं की स्थिति, भारत की स्थिति ये है। इस आधार पर अगर देखा जाए विश्व स्तर पर हमारे देश का महिलाओं के संदर्भ में
प्रदर्शन एक सोचनीय विषय है। आखिर हम जहाँ हम नारी की पूजा की बात करते हैं, जहाँ हम नारी के सम्मान की बात करते हैं, जहाँ हम नारी अधिकारिता की बात करते हैं, जहाँ हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और इसका अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हम इन दृष्टियों से बहुत पीछे रह जाते हैं और जिनको ये प्रेजेंट करने के लिए जो लैंगिक असमानता सूचकांक है वो बहुत अच्छी तरीके से बता रहा है कि हमारे देश में कथनी और करनी में क्या अंतर है या हम किस तरीके से लैंगिक स्तर पर अपनी जो रणनीति है उसको अभी भी प्रभावी करने में, उसको सफल करने में कहाँ तक पीछे हैं। तो इस तरीके से आप इस विषय को जोड़ देंगे किससे, अपने मूल निबंध से, फिर आप वही पुराने फ्लो में आ जाइए। क्योंकि बताया ना मैंने आपको, यहाँ पर दो चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो है निबंध का आपका जो आपने स्ट्रेटेजी यानी भूमिका में जो इंट्रो दी में जो आप बात की है, आपने जो भी तथ्यांकड़ा दिया है वो, और प्लस निबंध का मूल भाग और ये इंट्रो या जो भी स्टोरी या डाटा है, जो भी डाटा है, इस डाटा को आप कैसे जोड़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये वाला गैप है यहाँ पर, जो ये गैप है, ये गैप ही आपकी कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी जो है ये आपकी बेहतर तरीके से जब होगी तब आपका निबंध बेहतर होगा, अगर नहीं होगी तब यहाँ पर निबंध की दृष्टि से आपका निबंध बिखर जाएगा और मूल जो भाग है या स्टार्टिंग है उसे टूट जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर कनेक्टिविटी का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है किसी रिपोर्ट या ऐसे किसी सूचकांक आदि के माध्यम से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने निबंध की। इसी तरीके से इसका एक और महत्वपूर्ण आयाम होता है शुरुआत करने में, वो ये होता है आंकड़े और तथ्य। अब आंकड़े और तथ्य में क्या होता है, यहाँ पर हम अगर किसी आंकड़े या तथ्य के साथ बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का डाटा दे दिया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का डाटा दे दिया, गरीबी को लेकर के मान लीजिए हम बात कर रहे हैं या महिलाओं को लेकर के बात कर रहे हैं या इकोनॉमी वाला कोई भी ऐसे लिख रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी दर के बारे में या भारत में मुद्रास्फीति के बारे में, अगर हम इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी जो है निबंध लिख रहे हैं। ऐसे ही आरबीआई का कोई भी हमने डाटा दे दिया, आरबीआई की कोई रिपोर्ट, कोई जो है ऐसी चीज़ अगर आपके संदर्भित विषय से संबंध में आपके माइंड में आ रही है, आप वहाँ सीधे आरबीआई का डाटा वहाँ पर दे दीजिए। इसके बाद आप मान लीजिए एनएसओ की कोई रिपोर्ट आ रही है, जो फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसकी रिपोर्ट आ रही है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसकी रिपोर्ट आ रही है, डाटा आ रहा है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। चाहे मान लीजिए एमएमआर को लेकर के हो, आईएमआर को लेकर के हो या टोटल फर्टिलिटी रेट को लेकर के हो, कुल मिलाकर के जैसा भी आपका निबंध का विषय हो और जो डाटा है उसके हिसाब से आप विषय के अनुकूल डाटा वहाँ से ले करके आप यहाँ पे उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है तो नीति आयोग की रिपोर्ट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के नीति आयोग की रिपोर्ट से आप शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस तरीके से भूमिका को शुरू करेंगे और उस डाटा के साथ में विषय को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम कैसे विषय को उस डाटा के साथ में जोड़ें और विषय को जोड़ करके फिर आप, वही बात है
कि अपने मूल स्वर में आ जाइए, अपने मूल विषय पर आ जाइए, फिर आप अपनी लेखनी स्टार्ट करिए। अब इसके बाद में जो एक और टाइप था, अंतिम टाइप का, अंतिम टाइप की जो प्रस्तावना की शुरुआत है वो है भावात्मक शुरुआत, भावात्मक निबंध या भावात्मक शुरुआत, भूमिका कह दीजिए, भावात्मक भूमिका। अब भावात्मक भूमिका आप कैसे शुरू करेंगे? भावात्मक का अर्थ हुआ कि यहाँ पर हम जो भी निबंध होगा उसको ऐसे, उसकी भूमिका जो है वो इस तरीके से शुरू करेंगे कि वो कुछ भाव को लिए हो, कुछ उसमें रस हो, कुछ ऐसी चीज हो जिसमें आत्मीयता बढ़े। क्योंकि पहले वाला निबंध का जो टाइप था वो चिंतन प्रधान था, और चिंतन सूखा चिंतन होता है, और भाव में क्या होता है, एक रस होता है। तो इसीलिए जब आप देखते हैं कि नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसकी भाषा जो होती है वो रसात्मक होती है। नॉवेल पढ़ने में आपको देखिए बहुत मजा आएगा, आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दे दी जाए, उसमें लगेगा अरे यार ये तो बोझ दे दिया। कोई ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने के लिए दे दी जाए, उसमें लगेगा आपको जो है ये तो बहुत बोरिंग बुक है या बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन नॉवेल आप बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भावात्मक टाइप के जो निबंध हैं, इनकी शुरुआत हम कैसे करेंगे? इनकी शुरुआत के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी कविता अगर आपको आ रही है तो कविता के माध्यम से शुरू कर दीजिए। जैसे एक मान लीजिए हम प्रकृति को लेकर के ही निबंध लिखते हैं, और मेरी तो कोशिश रहती है कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मेरे निबंध में हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं, चूँकि मेरा साहित्य विषय भी रहा है, तो जो भी निबंध है उनको किसी दोहा के साथ में, कोटेशन के साथ में शुरू करूं। ऐसा नहीं कि मैं एक सभी निबंधों की शुरुआत करूं इसी तरीके से, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि एक निबंध जरूर मैं इस रूप में लिखूं जो भावात्मक प्रधान हो, और वहां पर कविता से उसकी शुरुआत हो या किसी पंक्ति से हो। तो कविता में जैसे मान लीजिए अगर आप पर्यावरण से रिलेटेड निबंध लिख रहे हैं, पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी निबंध लिख रहे हैं, तो पर्यावरण से रिलेटेड जब निबंध लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी जो पर्यावरण से संदर्भित कविताएं आ रही हैं दिमाग में, तो आप उनको शुरुआत कर दीजिए। जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की, कामायनी में उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि प्रकृति के संदर्भ में, यह प्रकृति बड़ी रमणीय, यह, मैं उदाहरण दे दे करके भी बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि पिछली बार जो है एक दो बच्चों का कहना था कि सर मैं चीज़ों को जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया, आपने बहुत ऊपर की चीज़ें बता दी, मैं उदाहरण जो है या उन चीज़ों को बहुत उतने डीप में मैं नहीं समझ पाया। तो चूँकि मैंने जो है जो क्लास ली थी वो जो है क्लास थी जनरल हिंदी वाली क्लास थी, वो विशेष रूप से 2023 मेंस को ध्यान में रख करके ली गई थी। तो इस वजह से मुझे उम्मीद थी कि भाई जो लड़के जो मेंस दे रहे हैं तो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ ही रहे होंगे। बहरहाल निबंध की क्लास में मैंने इसीलिए कोशिश की है कि तोड़ तोड़ करके बहुत बारीक में जा करके आपको चीज़ों को समझा दूँ। तो इनकी पंक्ति है प्रसाद जी की, यह प्रकृति बड़ी रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी, अखिल ऐश्वर्य भरी, शोधक विहीन, शोधक विहीन, ये पंक्ति हमने दे दी। तो यहाँ पर इन्होंने प्रकृति के संदर्भ में रमणीयता की भी बात की है और शोध की बात की है। यानी प्रकृति रमणीय भी है लेकिन उसमें उसका शोध भी जरूरी है। अगर हम प्रकृति के जो गहन रहस्य हैं, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, उनको नहीं समझ पाएंगे तो प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, और प्रकृति जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हम अपने समाज में उपयोग नहीं कर पाएंगे। फिर इसी को आप
प्राकृतिक संसाधनों को यहाँ पर समावेशी विकास से जोड़ करके चीज़ों को आगे कोरिलेट करते हुए कि भाई मानव और प्रकृति का एक बेहतर संबंध रहा है, और लेकिन प्रकृति और मानव का एक जो संबंध है वो संतुलित रहा है। उसका जब विवेकपूर्ण प्रकृति के साथ में मानव का संबंध रहा है तो वो संतुलित रहा है, प्रभावी रहा है और सतत रहा है। लेकिन जब प्रकृति और मानव के बीच जो संबंध है वो प्रकृति का अविवेकपूर्ण दोहन है, उसका शोधन है, तब फिर वहाँ पर मानव और प्रकृति का जो संबंध होता है असंतुलित हो जाता है। फिर इसको आप SDG से जोड़ करके वो सततता क्या है, फिर उसके बाद आखिर प्रकृति और मानव का संबंध क्यों डिस्टर्ब हुआ या क्यों असंतुलित हो जा रहा है, या आज के समय में प्राकृतिक समस्याएं कैसे उभर रही हैं, फिर उन आप कारणों की पड़ताल करिए और उसको जो है इस तरीके से आप जोड़ दीजिए प्रकृति के माध्यम से। समझ में आ गई होगी बात। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका जो है, ये तो प्रकृति की बात कही, अगर और जो है दूसरा टॉपिक मान लीजिए आपको सामाजिकता से रिलेटेड या कोई समाज से रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखनी है तो वहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक करना है उसमें हम कविता से कैसे शुरुआत करेंगे। अगर मान लीजिए आप सामाजिक, आपने दूसरा वाला सेक्शन से पहले सेक्शन का दूसरा पार्ट उठाया तो उसमें क्या है, सामाजिक समस्याएं, समाज से जुड़ी हुई चीज़ें, तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे। तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, वहाँ पर भी आप ऐसे कोई अच्छी पंक्ति सोचिए जो आपके लिए बेहतर हो और आपके जो टॉपिक्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हो, तो उस पंक्ति से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम और एक बात करते हैं, एक पंक्ति यहीं पर प्रसाद की, अगर समाज से जुड़ना हो या आप ऐसी और कोई भी पंक्तियाँ ले लीजिए, मैं क्योंकि मुझे याद आ रही है इस वजह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपकी फ्री के लिए फ्री है, चाहे जहाँ से कोई भी पंक्ति या कविता आप ले सकते हैं। तो इसमें आप जैसे यहाँ पर एक उनकी पंक्ति है प्रसाद की कि औरों को हंसता देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर दो, सबको सुखी बनाओ। तो जब सबको सुखी बनाने की बात जो है वो क्या है, यानी हम सबको सुखी बनाना ही तो समावेशी समाज की बात कर रहा है। समावेशी मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप चीज़ों को जो उसके रूट वर्ड्स हैं उनसे कोरिलेट कर कर चीज़ों को आप अपने निबंध से जोड़िए। अभी मैंने प्रकृति वाला बताया कि कैसे आप उसको जो है मानव और विकास से जोड़ेंगे, फिर SDG से जोड़ेंगे। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि हम समावेशिता की, हम कह रहे हैं कि सबको सुखी बनाओ, तो सबको सुखी बनाने का ही अर्थ हुआ आधुनिक संदर्भों में समावेशिता। सामाजिक जो विशेषताएं हैं, जो सुदूर क्षेत्र के लोग हैं, जो मुख्य धारा से अलग हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो सीमांत क्षेत्रों के लोग हैं, उनको भी हम जब मुख्य धारा में जोड़ेंगे, विकास की यात्रा में जोड़ेंगे, तब जा करके हम एक समावेशी विकास का समाज का निर्माण कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से उसको यहाँ पर जोड़ देंगे। इसी तरीके से कविता के अलावा आपको कोई, अगर आपको दोहा याद आ रहा है, चौपाई याद आ रही है, कोई लोकोक्ति याद आ रही है, कोई लोकोक्ति याद आ रही है, उससे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अधजल गगरी छलकत जाए, या ऐसी कोई भी लोकोक्ति जो आपको संदर्भित विषय में हो, उसके संदर्भ में आप जो है वहाँ से शुरुआत करिए, अच्छी तरीके से चीज़ों को उसको कोरिलेट करिए कि साहब जो है कैसे कैसे जो है चीज़ें उसमें जो लोकोक्ति है और जो मुख्य विषय है वो जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप भावात्मक निबंध की शुरुआत कर सकते हैं, भावात्मक जो भूमिका है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 4 मुख्य प्रकार हैं निबंधों के, और इन 4 टाइप से ही हम अपना इंट्रो तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि आखिर हमको एक बेहतर इंट्रो या एक निबंध कैसे शुरू कर सकते हैं या किस टाइप का निबंध लिख सकते हैं। तो इन चारों टाइप्स को आप अच्छी तरीके से समझ करके इन पर ही अभ्यास करिए, तो आप अगर इन पर लिखेंगे तो आपका निबंध बेहतर होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि पहले
भावात्मक निबंध के संदर्भ में ही मैं बताऊंगा। ये वो ये कि जो आप कविताएं, पंक्तियां जो भी हैं आप जो चुन रहे हैं वो जो होनी चाहिए वो हमेशा आपकी अच्छी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे हैं जो कुछ एक जो किताबों में पंक्तियां लिखी हुई मिलती हैं या बहुत ही प्रचलित हैं, उन्हीं को अरे चलो ठीक है ये याद है इसी को लिख देंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप ऐसी पंक्तियां डालिए जो कॉपी चेक कर रहा है उसको लगे कि यार लड़के ने बात तो जो है बहुत दमदार कही है, लड़के ने चीज़ जो है जो पंक्ति दी है वो तो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी। तो जब आप ऐसी पंक्तियों का चयन करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, जब ऐसी पंक्तियां कॉपी चेक करने के सामने वाले के सामने जाएंगी तब उसके अंदर आपके बारे में जो इमेज होगी वो एक स्पेशल इमेज होगी और उसका एक आपको सकारात्मक लाभ मिलेगा कि वो आपने अगर दो चार पंक्तियां ऐसी डाल दी जो कॉमन से हट करके हैं तो वो समझ जाएगा कि नहीं साहब ये कॉमन मैन नहीं है, ये स्पेशल मैन है। तो कॉमन मैन नहीं है, स्पेशल मैन है, इसका मतलब उसको मार्क्स भी स्पेशल ही देने चाहिए। तो इस वजह से आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप निबंधों की जो किताबें हैं उन किताबों से लेकर के जो है जो पंक्तियाँ पड़ी हुई हैं मार्केट में एक तरीके से चल रही हैं, जैसे नहीं बोलते कि भाई ये वायरल है या ये चीज़ें बहुत एकदम कॉमन है चल रही मार्केट से, तो आप कोशिश करिए उनको छोड़ें। आप कुछ ऐसी पंक्तियाँ सर्च करिए, अपने दोस्तों के थ्रू सर्च करिए या जो है नेट के थ्रू या जैसे भी आपको जिस माध्यम से मिले, वो कुछ स्टैंडर्ड पंक्तियाँ रखिए जो आपके कॉमन से हट करके हों। जैसे प्रगति को लेकर के लोग कह देते हैं कि भाई या भ्रष्टाचार को लेकर के कि जो कागज़ों में मौसम गुलाबी है, तो ये सब पंक्तियाँ जो है बहुत कॉमन पंक्तियाँ हैं। तो वैसी पंक्तियों को आप जो है के चयन से बचें और अच्छी-अच्छी पंक्तियाँ डालेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जो आपका निबंध है, निबंध में अगर आप इस प्रारूप का का प्रयोग करते हैं कि भाई मैं किसी कविता से, किसी तथ्य से, किसी वर्णन से, किसी स्टोरी के माध्यम से अपने निबंध की शुरुआत करूँगा, तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपके पास 3 निबंध लिखने हैं। 3 निबंध लिखने हैं A, B, C। इन तीनों निबंध में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर पहला निबंध हमने एक प्रारूप पर लिख दिया कि स्टोरी के माध्यम से, मान लीजिए हमने पहला लिख दिया स्टोरी के माध्यम से, तो दूसरा जो निबंध है वो हम स्टोरी के बजाय कविता से शुरू कर सकते हैं या इसको कविता से हमने शुरू कर दिया तो तीसरा निबंध जो है वो हम किसी तथ्य से या आंकड़े से शुरू करें। तो इस तरीके से अगर आप जब तीनों निबंध अलग अलग फॉर्मेट पर लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉपी चेक कर रहा है उसके सामने जब आपकी कॉपी आएगी वो आपका निबंध पढ़ेगा तो उसको लगेगा नहीं कि साहब लड़का रचनात्मक है, ट्रेडिशनल नहीं है कि पता लगा कि एक पैटर्न उसने सीख लिया है उसी को फॉलो कर रहा है, उसी पर हर निबंध में वही कि एक स्टोरी डाल दी, हर निबंध में एक ही कविता से शुरुआत कर दी, हर निबंध में जो है आपने कोई भी डाटा डाल से ही शुरुआत कर दी। तो इस तरीके से आप जो वेरिएशन अपनी कॉपी में दिखाएंगे, रचनात्मकता दिखाएंगे, तब क्या होगा आपका जो निबंध होगा आपकी उसमें आपकी कॉपी होगी बहुत बेहतर होगी और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज हम लोगों ने निबंध पर एक विस्तृत चर्चा की, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ लिया कि आखिर निबंध कैसे लिखा जाता है, क्या-क्या निबंध के लिए बारीकियां हैं, उसको कौन-कौन से उसके प्रारूप हैं। इन सब विषयों पर इतनी गहन चर्चा, इतनी अच्छी तरीके से मैंने आपको चीज़ों को समझा दिया है। इसके बावजूद अगर किसी को कोई समस्या रहती है तो ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी इसकी, उसमें आपको जो है जो भी अगर कुछ समस्याएं रहेंगी तो उसमें आपका समाधान किया जाएगा, चीज़ों को और बताया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।
अगली क्लास में हम लोग विशेष रूप से जो अब हम चूँकि 9 निबंध हैं तीनों खंडों में, तो 9 पर तो चर्चा अलग-अलग से नहीं कर पाएँगे कि हर एक का एक आपको हम ड्राफ्ट या उसका प्रारूप बना करके या कैसे लिखा जाएगा वो बना करके बताएँ। लेकिन ये मेरी कोशिश ज़रूर है कि मैं हर एक खंड से एक-एक निबंध को उठा करके आपके लिए उसका प्रारूप, जो एक आदर्श प्रारूप होना चाहिए, एक आदर्श निबंध होना चाहिए, तो हर एक खंड से एक-एक निबंध ले करके मैं उन प्रारूप पर चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा कि आखिर ये प्रारूप कैसे बेहतर होगा और इसको आप जो है में कौन-कौन सी चीज़ें आपको जो है प्रारूप में लिखनी है, इन सब पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।